चार्ज के बाद में जो है आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक फोर्स। थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन न्यूमेरिकल काफी लंबे समय तक हम इस पर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको क्या सीखने को मिलता है? इस चैप्टर में कूलाम्स लॉ आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, फील्ड फोर्स की वैल्यू बिटवीन पॉइंट चार्जेस को निकालने का फार्मूला क्या है। देखो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस तो एक्सपेरिमेंटल है। टॉरिसन बैलेंस डिवाइस जो है कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा चेम्बर होगा। अगर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो वो दोनों चार्जेस पॉइंट वाले बैलेंस के अंदर यानी कि चेम्बर के अंदर तो आ नहीं पाएंगे, तो फार्मूले की भी रिक्वायरमेंट है। अगर हम देखें तो आपके पास में जो मासेस के बीच में दो मासेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r है, और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हो तो आपके पास में दो चॉइस है। एक तो आप एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल इसको निकाल सकते हो, और दूसरा आप इसको जो है मैथमेटिकली निकाल सकते हो फार्मूला लगा कर। मैथमेटिकल फार्मूला लगाओगे G m1m2/r²। तो इसी तरीके से पॉइंट चार्जेस तो पता ही है ना कि जो पार्टिकल पर चार्ज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। अगर हमारे पास में पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये Q1 वैल्यू का है और ये Q2 वैल्यू का है और ये डिस्टेंस r है, और इनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए। तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को निकालने के पास अभी तक आपके पास केवल एक चॉइस है, और वो चॉइस है केवल एक्सपेरिमेंटल, और वो जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड TBD, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस। तो कूलाम ने सोचा कि भाई कोई ना कोई फार्मूला भी तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के चैप्टर में सबसे पहले आपसे जो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि कूलाम्स लॉ क्या है। तो कूलाम्स लॉ फार्मूला देता है क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अब इस फार्मूले का एक ड्रॉबैक देखो, ये केवल पॉइंट चार्जेस की बात करेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस चार्जेस होंगे, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज ये है, ये बॉडी है, इस पर चार्ज है, और एक बॉडी ये है, इस पर चार्ज है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो इनके बीच में भी लगेगा। ये तो अंडरस्टूड है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसको निकालने का कोई फार्मूला है? आंसर है कि वो फार्मूला कूलाम्स लॉ के पास तो नहीं है। तो याद रखो कूलाम्स लॉ केवल किसकी बात करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। अब ये फार्मूला आया कैसे? इस फार्मूले का जो आइडिया था वो सीधे सीधे न्यूटन से लिया गया। जैसे न्यूटन ने कहा कि दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला होता है G m1m2/r²। इसी तरीके से कूलाम ने कहा कि अगर आपके पास में Q1 चार्ज है, अंडरस्टूड है पॉइंट चार्ज है, और ये Q2 चार्ज है, डिस्टेंस r पर है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इन एयर है या फिर वैक्यूम है। पूरा का पूरा सिस्टम इन एयर या फिर वैक्यूम है। दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ये दोनों चार्जेस कहां पर है? या तो एयर की प्रेजेंस में है या फिर वैक्यूम की प्रेजेंस में। तो कूलाम ने कहा कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको निकालने का फार्मूला ये है, F = कांस्टेंट Q1 Q2/r²। पूरी की पूरी कॉपी कर दी है न्यूटन के उस फार्मूले की।
दो मासेस के बीच में लगने वाला फार्मूला होता है Gm1n2/r²। बस उन्होंने मास को किससे रिप्लेस कर दिया, चार्ज से, और G वहां पर कांस्टेंट था लेकिन उस फेज में वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो यहां पर लिखा कांस्टेंट और Q1 Q2/r²। जब ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 r डिस्टेंस पर, और आपने इनको किसी लिक्विड मीडियम में डुबो दिया है या किसी मीडियम में इनको जो है इमर्स कर दिया है। अब ये कूलाम ने कहा कि अब जानते हैं फार्मूला क्या होगा, तो आंसर है फार्मूला होगा कांस्टेंट अपॉन में कैपिटल के Q1 Q2/r²। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में है, किसी लिक्विड में इमर्स हैं, यहां पर लिख देते हैं ये दोनों चार्जेस जो है n इनटू मीडियम, ऐसे लिख देते हैं इनटू मीडियम। दोनों के दोनों चार्जेस पॉइंट वाले मीडियम में। कौन से मीडियम में है? हो सकता है कि वो मीडियम वाटर हो, किस मीडियम में हो सकता है कि वो मीडियम क्या हो, कोई भी लिक्विड मीडियम ले लो, ग्लिसरीन ले लो, ऑयल ले लो। तो अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो गॉस ने कहा कि ये जो कांस्टेंट है, अगर आप इस कांस्टेंट को ऐसे लिख दो, ध्यान देना ये गॉस का सजेशन था कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकाली जाती है, तो वो कितनी आती है बाद में बात करते हैं। लेकिन गॉस ने कहा अगर आप इसकी जगह पर इसको लिखें 1/4πε0, देखो भाई 4 कांस्टेंट है आप जानते हो, पाई भी कांस्टेंट है आप जानते हो, और पिछली वाली क्लास में ε0 तुम्हें पता चल चुका है। ε0 की वैल्यू कितनी थी, 8.8 × 10⁻⁻12। ये भी एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है 1/4πε0 एक्चुअली ये है क्या, कांस्टेंट ही है। लेकिन गॉस कहते हैं कि अगर आप कांस्टेंट की जगह पर 1/4πε0 लिखो तो फ्यूचर में जो कैलकुलेशंस होंगी वो क्या होगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। कांस्टेंट की जगह पर वैल्यू ना लिखिए, वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती ही होगी, तो कह रहे हैं कि आप जो है उसकी जगह पर 1/4πε0 लिखिए। और ऐसा कर लेने से जब हम और आगे मूव करेंगे तो जो कूलाम्स लॉ के एप्लीकेशन है वो बहुत आसान हो जाएंगे। चलो मान लेते हैं गॉस लॉ की बात। कूलाम कहते हैं यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, गॉस कहते हैं यार ये भी तो कांस्टेंट ही है 1/4πε0। और मजेदार बात ये है कूलाम के इस कांस्टेंट की वैल्यू और गॉस के इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है, सेम है। क्या वैल्यू है ये भी बता देते हैं। जो 1/4πε0 है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ SI। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में है तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 1/4πε0 ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 होती है CGS। वापस बातों को समझे, कूलाम यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं, गॉस कहते हैं कि आप वहां पर ये लिख दीजिए, बट दोनों के कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। जैसे SI में अगर जाओगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁹ ही आएगी, और 1/4πε0 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁹ ही आएगी। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन गॉस का ये अपना जो है एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऐसा कई सारे कैलकुलेशंस में उन्होंने ये पाया कि अगर हम 1/4πε0 लिखें तो फ्यूचर में जो कैलकुलेशंस होंगी वो क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक, चलिए वापस आते हैं। पहला पॉइंट हो गया, यहां पर आ गए। गॉस कहता है ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह पर 1/4πε0 लिखा करो। चलो लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलाम ने आपको फार्मूला दिया इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। पहले नंबर पे जो ये फार्मूला देख रहे हो, वो फार्मूला तब यूज करते हैं जब पॉइंट चार्जेस कहां पर होते हैं, एयर या वैक्यूम में। और जो दूसरे नंबर पर आप फार्मूला देख रहे हो, वो हम तब यूज करते हैं जब दोनों पॉइंट चार्जेस कहां पर होते हैं, इनटू द मीडियम में। अब क्योंकि हमारी अभी हैबिट जो है यही रहने वाली है, इसलिए हम इसी को ही फॉलो करते हैं। कांस्टेंट को 1/4πε0 से ही रिप्लेस कर देते हैं। और ये पता ही है आपको कि एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है पर। तो अगर आप इस सेकेंड नंबर पॉइंट को फॉलो करो तो पहला वाला पॉइंट अपने आप आ जाएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द कूलाम्स लॉ, तो आप बताओगे क्या लिखोगे, कूलाम्स लॉ गिव इलेक्ट्रिक फोर्स फार्मूला फॉर पॉइंट चार्जेस सच एज। कूलाम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता है, फार्मूले की बात करता है, पॉइंट चार्जेस के लिए बात करता है। कैसे बात करता है, माइंड में चलता है उनका न्यूटन का कॉन्सेप्ट, वहीं से कॉपी करते हैं। डिस्टेंस आर का स्क्वायर न्यूटन के फार्मूले में भी था, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे कांस्टेंट था तो उन्होंने भी कांस्टेंट लिया। यहाँ मासेस थे तो यहाँ पे क्या है, चार्जेस। कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है क्या इस फार्मूले का? क्या कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है या कोई मैथमेटिकल प्रूफ है इसका? तो इन्होंने कोई उस तरीके का प्रूफ नहीं दिया था, सीधे सीधे जो न्यूटन का जो फार्मूला था उसी से इसको क्या किया, कॉपी किया। इन्होंने खुद उसको डिराइव नहीं किया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आ चुके हैं, सारा काम आप पूरा करेंगे। तो कूलाम्स फार्मूले की लिस्ट बना के आपको दे रहे हैं। अगर पॉइंट चार्जेस एयर या वैक्यूम में है तो ये अप्लाई करना, और अगर पॉइंट चार्जेस मीडियम में है, इनटू द मीडियम है, तो ये अप्लाई करना। तीसरा फार्मूला कूलाम ने क्या दिया, उन्होंने तीसरा फार्मूला दिया कि अगर पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर है, लेकिन उनके बीच में जो मीडियम आ गया है वो पार्शियल आ गया है। या तीसरे पॉइंट को ध्यान देना, ये डिस्टेंस r है और हमने एक मीडियम डाल दिया है दोनों के बीच में, ये रहा वो मीडियम। इस मीडियम की जो थिकनेस है वो t है। यानी कि इस मीडियम को जब दोनों चार्जेस के बीच में लाया गया है, तो क्या दोनों चार्जेस के बीच में पहले एयर थी, और इस मीडियम के आने के बाद क्या हुआ, कुछ हिस्से में एयर है और कुछ हिस्से में एयर नहीं है। इस तरीके से मीडियम जब आता है तो कहा जाता है पार्शियली आया। ठीक है ना, देखो यहाँ पर आप देखो दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम। अगर ये पूरा सिस्टम लिक्विड में डुबो दिया जाए तो अब दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, वही लिक्विड वही मीडियम होगा, एयर तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मीडियम तो आया है, लेकिन कैसे आया है, पार्शियली। तो अब जो फार्मूला है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 r माइनस t प्लस t √k का होल स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेशन आपके लिए यूजफुल होता तो जरूर कराते, बट रिजल्ट सीधे सीधे रिजल्ट पे ही क्वेश्चंस रहने हैं और वही हमें जानना भी है। अब यहाँ पर जो ये k है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल K इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मीडियम कैपिटल K इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। T जो है वो इंट्रोड्यूसिंग मीडियम की क्या है, थिकनेस है। यहाँ पे T जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मीडियम, थिकनेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मीडियम की थिकनेस है। और आप देख सकते हो कि T लेस देन क्या है, R। जब कभी भी किसी न्यूमेरिकल में आपसे ये कहा जाए कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो कुछ है, लेकिन जो मीडियम लेके आ रहे हैं उसकी थिकनेस R से क्या है, कम है, जो मीडियम आएगा उनके बीच में कैसा आएगा, पार्शियली आएगा। और कैपिटल के आप जानते हो, तब आप फार्मूला ये लगा देना।
तीसरे वाले पॉइंट की इंपॉर्टेंस कब आएगी, जब चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो कैसा होगा, पार्शियली। और एक चौथा फार्मूला दिया था कूलाम ने, लिख लेते हैं, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कूलाम ने चौथा फार्मूला दिया था F इज इक्वल टू, ऊपर देखो वेक्टर लगा है, और ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R की पावर 3, और ये वेक्टर R। ये जो फोर्थ नंबर में आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। और आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ये चौथा वाला फार्मूला कैसे आता है। तो फोर्थ नंबर फार्मूले का पूरा डेरिवेशन होगा, नोट करिए। तो टोटल ये 4 फार्मूले हैं कूलाम्स लॉ। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से मोटिवेट होते हुए कूलाम ने पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूलेशन कर डाला, और हमने यहाँ पे टोटल आपको 4 फार्मूले लिखाए। हम हमेशा सेकंड को तैयार रखें तो फर्स्ट वाला अपने आप तैयार रहेगा, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए केस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल वीआईपी है। थर्ड हम तब यूजफुल होगा जब दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में मीडियम तो आएगा लेकिन पार्शियल तरीके से आएगा। और फोर्थ वाला वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में ये तो पूरा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्स लॉ। तो फोर्थ वाला रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेल में आपके पास आएगा। तो अब एक क्वेश्चन है आपसे कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन द पॉइंट चार्जेस वो क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल है बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज, बताइए क्या लिखे। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, या पॉइंट चार्जेस ना भी लिखे, सिंपल वे में आप लिख सकते हो चार्जेस। तो Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, अब तो ये कोई डाउट नहीं है कि नहीं फोर्स है कि नहीं है, फोर्स तो है। टॉरिसन बैरन डिवाइस से प्रैक्टिकली पता कर सकते हो, और आप कूलाम्स लॉ के फार्मूले से इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, आंसर है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर और उधर से इधर। और ये आंसर जो है अभी अभी नहीं बताया गया, ये तो उसी दिन बता दिया गया था जब आपको फर्स्ट टाइम फील्ड फोर्सेस के बारे में बताया गया था। फील्ड फोर्सेस कैसे फोर्सेस थे, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब हो गया कि ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। चलिए सोच के देखते हैं कि Q1 हमारा प्लस है और Q2 भी प्लस है, तो Q1 वाला Q2 को धक्का देगा। चलिए हम इसको Q1 को नाम दे देते हैं कैपिटल ए और Q2 को नाम दे देते हैं कैपिटल बी। तो देखो Q1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डायरेक्शन ऑफ फोर्स है A से B। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, B वाला भी तो Q1 को क्या करेगा, धक्का देगा। तो Q2 के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे है, B से A, एंड दैट इज व्हाई कॉमन आंसर है, जनरल आंसर है इधर से उधर और उधर से इधर। अगर आप ये सोचें कि एक बार और एक डायग्राम बनाते हैं, ये M चार्ज है और ये प्लस में है, और ये N चार्ज है, ये माइनस में है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो M वाला N वाले को अट्रैक्ट करेगा, और N से अगर हम पूछें तो N वाला M वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो एक बार फिर से आप देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी, इधर से उधर और उधर से इधर। तो इसको लिखें कैसे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इज along the line joining both charges,
ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, along the line joining both charges। देखो ये आ गई बात। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के along होती है, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये म्यूचुअल होता है फोर्स, तो इसके रेफरेंस में उसकी ओर, उसके रेफरेंस में इसकी ओर, सिमिलरली इसके रेफरेंस में उसकी ओर, उसके रेफरेंस में इसकी ओर, ठीक है ना। जनरल में भी इसी बात को क्या कहते हैं? along the line joining the both charges, ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई भी फील्ड फोर्स हो उसकी डायरेक्शन हमेशा यही होती है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो फ्री स्टाइल में जो डायरेक्शन है वो इधर से उधर, उधर से इधर होती है, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा स्पेसिफिक होती है। आपने किसी भी वेक्टर के बारे में ये नहीं सुना होगा कि इस वेक्टर के पास में एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं। आप देखो ना, सोच के देखो, कभी मिला है आपको कोई ऐसा वेक्टर जिसके पास में मल्टीपल डायरेक्शंस हो? और जो फोर्स है वो हमारा कैसा है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन जो है इधर से उधर होगी और उधर से इधर होगी। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। प्रॉब्लम को समझे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी है? म्यूचुअल है, इधर से उधर है, उधर से इधर है। और इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास में स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन को हम क्या बनाना चाहते हैं? स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। तो एक फंडा डेवलप करते हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। क्या है जरा कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया? जरा देखिए, सपोज कर लो कि ये चार्ज है 4 कूलम का, और इससे कुछ दूरी पर एक और चार्ज है, ये है आपका 2 कूलम। इस वाले चार्ज का नाम ए है और इसका नाम बी है। इस एग्जाम्पल से आप सभी लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसा है, ये जो ए है इसको हमने रेस्ट कर दिया, रेस्ट कर दिया यानी क्लैंप कर दिया, किसी तरीके से इसको क्लैंप कर दिया। तो अब जब हमने ए वाले को क्लैंप कर दिया तो बी वाले ने रिपल्सन का इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, लेकिन क्या ए वाला कोई रिस्पॉन्स करेगा? नहीं। तो इस क्लैंपिंग से, इस इनर्शिया से बी वाले ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो फोर्स क्या हो गया? कट गया। किससे कट गया? उस इनर्शिया से जिसको हमने यहाँ पर मेंटेन करा था, ठीक है। अब बारी है ए वाले ने बी पर फोर्स लगाया। जब ए वाले ने बी को धक्का दिया तो ये बी वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया और थोड़ी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब अगर ये प्रैक्टिकली आप देखो तो आपको प्रैक्टिकली तो यही पता चलेगा ना कि कौन शिफ्ट हो रहा है? बी शिफ्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि फोर्स किस पर लग रहा है? बी पर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया? ए से बी। और एग्जांपल देखो, इस मार्कर को, ये जो मार्कर था हमने पकड़ा हुआ था, इसको अर्थ ने खींच लिया, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये मार्कर भी तो अर्थ को खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव। तो मार्कर अर्थ की तरफ जा रहा है ये तो सबने देखा, लेकिन अर्थ मार्कर की तरफ क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह है इनर्शिया। मार्कर के पास में इनर्शिया बहुत छोटी है, जबकि अर्थ के पास इनर्शिया क्या है? बहुत हैवी है। इसलिए जीत किसकी होती है? हैवी इनर्शिया वाले की, ठीक है ना। अभी देखो मैं इसको भी इस मार्कर की इनर्शिया मेंटेन करता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने इस मार्कर को बोर्ड पर रख दिया, या चलिए अपने हाथ पर रख दिया। अब मैंने कहा कि अर्थ जरा इसको खींच के दिखाओ। अब अर्थ वो काम कर पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों लोग इनर्शियल हो गए। मार्कर को इनर्शियल हमने बना दिया और अर्थ के पास तो इनर्शिया क्या? नेचुरल है, ठीक है। अब ये देखो, दोनों लोग एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा। अगर इनर्शियल दोनों होंगे
तो उनके बीच में काम करने वाले फील्ड फोर्स का किसी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक इनर्शियल होगा दूसरा इनर्शियल नहीं होगा, तो इनर्शियल वाले पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन नॉन इनर्शियल वाले पर इफेक्ट आएगा। और एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया ए से बी। प्रैक्टिकल वे में जो लोग देख पा रहे थे उन्होंने देखा कि फाइनली जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ए से बी, क्यों? ए ने जब बी को धक्का दिया तो बी शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे प्रैक्टिकली ए से बी की तरफ फोर्स दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि ए से बी की तरफ फोर्स है। लेकिन जब बी ने ए को रिपल किया तो मुझे रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी उस फोर्स को किसने काट दिया? इनर्शिया ने क्या कर दिया? काट दिया। और आप देखिए, ये हमारा चार्ज है और ये m, और ये चार्ज है, ये n है, ये प्लस है और ये माइनस है। ओरिजिनलिटी तो मैं बता चुका हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होता है, इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन हमें वेक्टर के फंडे के साथ आगे बढ़ना है, और वेक्टर के फंडे क्या कहते हैं? वेक्टर के फंडे कहते हैं कि डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफिक, डायरेक्शन तो हमेशा निश्चित होनी चाहिए। तो हम कौन सा फंडा लेकर के आए जिससे कि डायरेक्शन स्पेसिफिक हो जाए? उस फंडे का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। चलिए, मैंने जो है m वाले को इनर्शियल बना दिया, यानी m वाले को इतना ताकतवर बना दिया कि फील्ड फोर्स से ये अपनी जगह को छोड़ने वाला नहीं है। n वाले को क्या बना दिया? नॉन इनर्शियल, यानी फील्ड फोर्स की वजह से ये जो n वाला है वो अपनी जगह क्या करेगा? छोड़ देगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले n वाले ने m वाले को खींचा अट्रैक्शन फोर्स से, लेकिन क्या m वाले ने रिस्पॉन्स किया? नहीं, क्योंकि m वाला कैसा? इनर्शियल। अब बारी है m की, तो m वाले ने n को खींचा, तो क्या ये n वाला इसकी तरफ मूव करने लगेगा? हाँ, प्रैक्टिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी? n से m। ठीक है। अब जैसे तुमने ये फंडे लगाए, अब जो प्रैक्टिकली जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसी हो गई है? स्पेसिफिक, निश्चित हो गई है। ठीक है। तो जो चार्ज इनर्शियल है उसको हम लोग यहाँ पे सोर्स चार्ज कहेंगे, और जो नॉन इनर्शियल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में सोर्स वाले चार्जेस फोर्स लगाते हैं, या सोर्स वाले चार्जेस का काम है फोर्स लगाना, और टेस्ट वाले चार्जेस का काम क्या है? फोर्स खाना। टेस्ट वाले चार्ज भी फोर्स लगाएंगे लेकिन सोर्स वाले चार्ज पर कोई फर्क, और ऐसे किसी फोर्स को हम क्यों काउंट करें जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा है? समझ रहे ना बात को? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये खुद पहचान करनी पड़ेगी कि इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में सोर्स कौन है, टेस्ट कौन है। एक तो मैंने बता दिया, जो इनर्शियल होता है वो कौन है? सोर्स है। जो नॉन इनर्शियल है वो कौन है? टेस्ट है। दूसरा और बता दिया, टेस्ट फोर्स खाएंगे और सोर्स वाले लोग फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना। तीसरा, बहुत रेयर कंडीशन होगी अगर आपको पता ही चल पा रहा है कि सोर्स कौन है, टेस्ट कौन है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने ये चार्ज लिया और ये चार्ज है 10 कूलम का, और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है 1 कूलम का, या चलिए 2 कूलम का, और हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए और इनर्शिया वाले फंडे से बताइए। तो हमको तो कुछ बताया नहीं जा रहा कि कौन इनर्शियल है कौन नॉन इनर्शियल है, कुछ नहीं बताया जाए। तो जिसकी सेहत अच्छी है वो कौन है? सोर्स चार्ज इनर्शियल, और जिसकी सेहत थोड़ी कमजोर है वो कौन है? यानी कि अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज वाली सोच होनी चाहिए। ठीक है ना। सोर्स चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज कौन है, ये बात आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। कभी कभी ये सारी बातें बहुत डायरेक्टली आपके पास होंगी, और कभी कभी इनको जज करने के लिए आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे आप ये देखना, हमने कहा कि एक चार्ज ये है, इसका नाम A है, एक चार्ज ये है, इसका नाम B है, एक चार्ज ये है, इसका नाम D है, और एक चार्ज ये है, इसका नाम E है, और एक चार्ज ये है, इसका नाम F है। तो ये सारे के सारे चार्जेस का ये सिस्टम है। अब मेरा सुनना, मेरा स्टेटमेंट सुनना।
इन सभी लोगों की मौजूदगी में देखा गया कि फोर्स तो केवल इसी पर है, तो यानी ये वाला चार्ज केवल फोर्स खा रहा है, बाकी लोग फोर्स नहीं खा रहे हैं, यानी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जो लोग फोर्स लगा रहे हैं वो कौन है, सोर्स, और बाकी जो फोर्स फील कर रहा है वो कौन है। क्लियर ये बात। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। देखो इसमें एज वी नो all field forces, as we know all field forces, चाहे वो कोई भी फील्ड फोर्स हो, as we know all field forces having mutual direction, as we know all field forces having mutual direction, म्यूचुअल डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लो और ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख दो इधर से उधर, उधर से इधर। जैसे कभी अगर भूल जाओ कि क्या मतलब है इसका, ब्रैकेट में इधर से उधर, उधर से इधर, ब्रैकेट में इधर से उधर, उधर से इधर, ब्रैकेट बंद कर दो, फुल स्टॉप। बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, by using concept of inertia, by using concept of inertia, we maintain a specific direction of field force, specific direction of field force को अंडरलाइन कर देना। we maintain a specific direction of field force. By using concept of inertia, we maintain a specific direction of field force. By considering one is source and other is test. By considering one is source and other is test. By considering one is source and other is test. इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में तुम क्या सीखते थे, अर्थ ने कोई भी चीज अपनी ओर खींच ली, अर्थ ने एप्पल को जमीन पर गिरा दिया, अर्थ ने इसको खींच लिया, वो चीज अर्थ पर गिर गई। हम हमेशा जो है क्या सोच के चलते थे, अर्थ हमारी कैसी है, इनर्शियल यानी सोर्स है, और बाकी जो अदर है वो कैसे है, टेस्ट है। तो हमेशा जो टेस्ट होते हैं वो फोर्स खाते हैं और जो सोर्स होते हैं वो फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना। तो एक स्टार पॉइंट लिखें, आगे स्टार पॉइंट लिखें। सोर्स मीन्स फोर्स लगाने वाला, सोर्स मीन्स फोर्स लगाने वाला, एंड टेस्ट मीन्स फोर्स फील करने वाला, ब्रैकेट में फोर्स खाने वाला। सोर्स मीन्स फोर्स लगाने वाला एंड टेस्ट मीन्स फोर्स खाने वाला, फोर्स फील करने वाला। ठीक। अब आपको ये परमिशन नहीं है कि आप इस कॉन्सेप्ट के बिना सोचना शुरू करें। बात को समझिए। जैसे देखो यहाँ पर मैंने तुमको बताया कि कौन है सोर्स कौन है टेस्ट, बताया नहीं बताया, यहाँ तो बता दिया। यहाँ मैंने बता दिया तो तुम्हारा अपना दिमाग कौन सा फंडा सोचेगा, इनर्शिया कॉन्सेप्ट सोचेगा। यहाँ पर भी मैंने बता दिया तो फंडा क्या सोचेगा, इनर्शिया कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ तो मैंने नहीं बताया तो भी तुम्हारा दिमाग क्या सोचेगा, इनर्शिया कॉन्सेप्ट। यानी अब इसके आगे हमेशा इनर्शिया कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बातें करनी होगी। ठीक है। अब जब आप ये जान चुके हो तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। एक सजेशन आपको देते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन
अब जब हम निकालेंगे तो वो निश्चित हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। और आप अगर चाहते हो कि इसमें कोई गलती ना हो, डायरेक्शन में कोई गलती ना हो, तो सबसे सिंपल तरीका है खुद मत बताना डायरेक्शन, सोर्स से पूछ लेना। हमेशा किससे पूछना? सोर्स वाले चार्ट से पूछ लेना। देखो ये एग्जाम्पल है भाई, एक ही एक चार्ज है, नाम इसका P है, और एक ही एक चार्ज है, इसका नाम A है, डिस्टेंस मेंटेन है। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये सोर्स है। अभी फिलहाल चूंकि मामला एकदम बिगिनिंग का है, नया है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा कि सोर्स कौन है, टेस्ट कौन है, और धीरे धीरे हमको जो है अपने क्वेश्चंस में ये बात खुद जज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ भाई, आंसर किसी ने दिया है, ए से पी। ए से पी का मतलब हो गया एपी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ए से पी, ठीक है ना। चलिए मैं अब जरा निकालता हूं, कोई और कमेंट्स? चलिए मैं यहां पर सोर्स से पूछता हूं। हमेशा सोर्स से पूछना, गलती का चांस नहीं है, खुद मत बताना। तो सोर्स भाई तुम तो प्लस वाले हो, टेस्ट तुम्हारा तो निगेटिव है, तो सोर्स तुम जरा बताओ सामने वाले टेस्ट को रिपल्सन या अट्रैक्शन। आंसर क्या है? अट्रैक्शन। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ए से पी, ठीक है ना। इसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ही आर वेक्टर कहते हैं भाई। इसी को क्या बोलते हैं? आर वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर है दैट इज कॉल्ड द आर। और एग्जांपल देखो भाई, यहां पर एक चार्ज है प्लस में, नाम इसका है जे। उस डिस्टेंस पर एक चार्ज है प्लस में, इसका नाम है के। और हमने कहा जे यू आर सोर्स, के यू आर टेस्ट। चलो भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, क्या है डायरेक्शन ऑफ फोर्स? एक आंसर आया है जे से के, यानी जे के। और एक मैंने सुना है के से जे, यानी के जे। ये भी मैंने सुना है, जिसने भी बोला हो कंफर्म करें। रिपीट करता हूं अपनी बात को, डायरेक्शन निकालने में जहां तुम इन्वॉल्व हो गए वहां गलती कर दोगे। हमेशा सोर्स से पूछो। चलिए जरा कंफर्म करते हैं। यहां पे सोर्स जे है, इसका काम है फोर्स लगाना, और यहां पर टेस्ट के है, इसका काम है फोर्स खाना, दैट्स ऑल। तो जे जरा बताओ सामने वाले के को रिपल्सन। तो रिपल्सन तो ये होगा ना, या अट्रैक्शन। आंसर क्या? रिपल्सन। तो क्या सही है? जे से के, और इसी को क्या कहते हैं? आर वेक्टर, ठीक है। तो के से जे वाले लोग क्या है? गलत है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? और आगे चलते हैं। हर चीज को देखो लिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दें। डायरेक्शन कभी खुद मत बताइए, हमेशा किससे पूछ के बताइए, तो गलती का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और ध्यान देना भैया इस वाले एग्जाम्पल को, ये चार्ज है 4 कूलम प्लस का, और ये है 8 कूलम। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए हमें, तो सोर्स और टेस्ट की विजन के साथ ही अब आगे बढ़ना है। यहां पर तो उन्होंने बताया ही नहीं कि कौन है सोर्स कौन है टेस्ट। लगाओ अपना कॉमन सेंस। ये जो हैवी है ये कौन है? और जो छोटा है वो कौन है? चलो सोर्स की पहचान हो गई, सोर्स ये वाला है और टेस्ट ये वाला है। कभी कभी ये भी होगा कि हमें ही ये फैसला करना पड़ेगा कि सोर्स कौन है और टेस्ट कौन है। तो जो दोनों में भारी भरकम है वो कैसा है? सोर्स। और जो हल्का फुल्का वो कैसा है? टेस्ट। ये विजन भी 11th क्लास का है भाई। हम ये क्यों कहते थे गेंद जो है वो जमीन पर गिर गई, कि बॉल इज गोइंग टूवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि दोनों को कंपेयर करो तो अर्थ कैसा है? भारी भरकम है एज कंपेयर टू बॉल, या कोई भी चीज अर्थ के कंपेयर में आप ले लो।
आपका अपना घर अर्थ के कंपेयर में कैसा है, छोटा ही सा तो है। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी सोर्स से पूछ लो, कहेगा भाई हम तो इसको धक्का देंगे, यानी कैसा, ए से बी, और यही है आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और अब अपने मन से तुम कभी इधर उधर वाली बात नहीं कहोगे। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे कि भाई स्पेसिफिक होती है, डिसाइडेड बाय द सोर्स चार्ज। ओके, जब हमसे कहा जाए नहीं यार जनरल में हमें बताइए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, कि इन जनरल क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि इन जनरल व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, आंसर है जो भी फील्ड फोर्स की होती है, इधर से उधर उधर से इधर। अदरवाइज हमेशा कौन सा विजन लेके चलेंगे, स्पेसिफिक वाला, यानी सोर्स वाला और टेस्ट वाला। अगला एग्जांपल देखिए भाई, थोड़ा टेस्ट करते हैं इसको। हमने कहा देख सकते हो कि ये चार्ज m है और ये चार्ज n है, और ये माइनस है, ये माइनस है। फिर हमने आपको ये भी बताया फोर्स टेक प्लेस ऑन m ड्यू टू n, ये बात हमने आपको और बताई। हमने कहा जो फोर्स है वो m पर आया है और n की वजह से आया है, और ये स्टेटमेंट देने के बाद मैं पूछता हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए। बोलो भाई आंसर। नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताइए डायरेक्शन जो है कैसे जज कर रहे हो। n तुम्हारा सोर्स है, n बोल रहे हो सोर्स है, और m क्या है, कैसे पता चल गया, क्योंकि एक दिमाग में बात ये भी तो है, जो फोर्स खाएंगे वो कौन है, टेस्ट है, जो फोर्स लगाएंगे वो कौन है, सोर्स। तो यहाँ पर फोर्स लगा किस पर है, m पर, लगाया किसने है, n। तो बिल्कुल सही पहचान लो कि n आपका सोर्स है, m आपका टेस्ट है। दोनों का जरा नेचर देख लो, प्लस माइनस माइनस है। सोर्स से पूछो सामने वाले m को रिपल्स है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, n से। ठीक है, क्लियर ये बात। अब इनमें से अगर कुछ एग्जाम्पल आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए अपने समझने के लिए, अदरवाइज समझने की चीज है ये। तो मैं देता हूं आपको कुछ से। जो बात नोट करने वाली है वो कौन सी है, कि जब ये इनर्शिया का फंडा लग जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम नहीं बताएंगे, किससे पूछ के बताएंगे, गलती का कोई चांस नहीं है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए अलॉट किया गया है किसको, वेक्टर आर। ठीक है, हटाएं इसको। अब बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ कैसे आएगा, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। कभी कभी तो क्वेश्चन यही आता है, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए भाई। तो अगर राइटिंग करने को आता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, केवल राइटिंग करके आएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूरा डिराइव कर दो। चलिए हम डेरिवेशन आपको सिखा देते हैं, राइटिंग अपने आप आ जाएगा। अब ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में राइटिंग मांगी गई है, डेरिवेशन मांगा गया है। राइटिंग मांगी गई होगी तो क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा हार्डली, डेरिवेशन मांगा होगा तो क्वेश्चन कैसा होगा, मोर देन 1 मार्क का होगा। तो डिराइव करके दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक, चलते हैं विजन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास में चार्ज है, सपोज कर लेते हैं कि ये Q1 चार्ज, कुछ डिस्टेंस पर ये चार्ज है, ये Q2 है। अगर चार्ज का साइन ना दिया जाए तो हमेशा क्या होगा, प्लस। अब हम उसी विजन के साथ आगे बढ़ेंगे कि इनमें से एक सोर्स है, दूसरा क्या है, टेस्ट है। चलो हमें डिसीजन तो लेना ही होगा। इसका नाम लेते हैं A, इसका नाम लेते हैं B, और मान लेते हैं ये है सोर्स चार्ज
और ये कौन है? टेस्ट शब्द, ये भी हमने ले लिया। क्योंकि वेक्टर फॉर्म तो तभी आएगा ना जब डायरेक्शन निश्चित होगी। डायरेक्शन निश्चित तब होगी जब इनर्शिया फंडा लगेगा। इनर्शिया फंडा क्या कहता है, हमने आपको बताया कैसे डील करते हैं उससे। तो सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, बोलो। ए से बी, क्योंकि नथिंग से स्पेशल तो बोथ आर पॉजिटिव। और अब मैं सोर्स से पूछता हूँ कि भैया जरा बताना सामने वाले टेस्ट के साथ कैसा फोर्स है, तो रिपल्सन ही आएगा, यानी ए से बी। तो ए से बी यानी कि दैट इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मतलब हो गया ए बी, बोलो भाई। आर वेक्टर का मतलब क्या होगा? ए बी। क्लियर ये बात? दोनों तरफ का मॉड ले लें अगर, जब हम दोनों तरफ का मॉड लेंगे तो इसका क्या मतलब है भाई? वेक्टर AB की लंबाई, और यहां पर वेक्टर AB की लंबाई एक्चुअली क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बोलो। यस सर। यहां पर AB वेक्टर, तो AB वेक्टर की लंबाई 11th स्टैंडर्ड में जब किसी वेक्टर की लेंथ ली जाती थी तो मतलब क्या होता था? मैग्नीट्यूड। तो यहां पर जो वेक्टर AB की लेंथ है, एक्चुअली वेक्टर AB की लेंथ दोनों चार्जेस के बीच की क्या है? डिस्टेंस। और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को तुम किससे लिखते हो? r से। तो यहां पर r आ गया। बी अलर्ट अबाउट इट। r के ऊपर एरो लग जाए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और केवल r लिखा हो तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और देखो लॉजिकली इस वाले r का हालचाल मॉड ऑफ r के क्या बराबर। क्लियर नहीं बात? अब 11th स्टैंडर्ड का एक फंडा है, जरा उस फंडे को कॉपी किया जाए। वो फंडा होता है वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू, और साथ में होता है यूनिट वेक्टर। अगर आप जानते हैं, अभी तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, तो जानो। जानते नहीं जानते? जानते हैं ना। जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा हेल्प किया जाए। देखो 11th क्लास में फंडा होता था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में वेक्टर की वैल्यू। बस मैंने इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर की वैल्यू और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक। अब हमें चाहिए फोर्स वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर की जगह पर लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर। हमने उसको F से लिखा, ऊपर वेक्टर लगा दिया इज इक्वल टू, यहां पर है वेक्टर की वैल्यू यानी फोर्स की वैल्यू। वेक्टर की वैल्यू का मतलब क्या है? फोर्स की वैल्यू। कूलाम का सेकंड नंबर पॉइंट ले लो। फर्स्ट नंबर पॉइंट लोगे तो जनरल नहीं है ना, सेकंड नंबर पॉइंट जनरल है। तो सेकंड नंबर पॉइंट हमको क्या देता है? दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वेक्टर R। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? आर कैप। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? आर कैप। तो यहाँ पर आर कैप लिख दीजिए। ठीक, बोलो भाई। तो देखो क्या आया, ये आ गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, साथ में आर कैप। ये है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। अब अगर आपको ये आर कैप हटाना है तो ये वाला फंडा फिर लगा दो कि यूनिट वेक्टर बराबर यानी आर कैप बराबर वेक्टर, वेक्टर मींस आर अपॉन में मॉड ऑफ आर। ये वाला फंडा लगा दिया आर के लिए, वेक्टर आर के लिए। यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर, नीचे वेक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन है? आर कैप
आर कैप का सपोर्टिंग वेक्टर कौन है? आर वेक्टर, नीचे उसका क्या? नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में आर, ये यहाँ पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर क्यूब और साथ में क्या है? वेक्टर। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो यही तो हमने आपको 4th नंबर पॉइंट में करके दिखाया था, लिख के दिखाया था। आ गया, कैसे आ गया? इनर्शिया कॉन्सेप्ट लगाने के बाद नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने की एक आदत है, हैबिट है, वो इस तरीके से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का एफ लिखेंगे और एफ लिखने के बाद में यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट चार्ज का नाम, टेस्ट चार्ज का नाम, तो ये डैश लगा दिया और यहाँ पर होगा सोर्स चार्ज का नाम, सोर्स चार्ज का। ये भी एक आदत होती है एनसीईआरटी की। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए यूजफुल है जब आप स्पेशली सिस्टम ऑफ चार्जेस की प्रॉब्लम करोगे। जैसे सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट बनाया m, कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट बनाया n, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो मैंने लिखा f mn। तो इससे देखो एक मैसेज आ गया, इससे मैसेज ये आ गया कि ये जो m है वो कौन है और जो n है वो कौन है। ठीक है, ये मैसेज आ गया। जैसे ऐसे लिखा है F34, तो 34 मत पढ़ना, F34 यानी कि कोई चार्ज है वो नंबर 3 का है, उसको नंबर दिया गया होगा जैसे एल्जेब्रिकल नंबर m n a b c, जैसे ऐसे न्यूमेरिकल नंबर। एक चार्ज है जिसका कि नंबर 3 है और एक चार्ज है जिसका नंबर 4 है, और 3 वाला चार्ज आपका टेस्ट है और 4 वाला चार्ज कैसा है? केवल यही मैसेज मिलता है कि टेस्ट कौन है, सोर्स कौन है, डायरेक्शन नहीं पता चलती है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जैसे हमने ये लिखा, ऐसे लिखा FMN, तो मैं पूछता हूँ इसका क्या मतलब है? देखो जरा सा, पूछा मतलब क्या? तो कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज m से n। अरे गलत बात क्यों कर रहे हो? मैं जो तुमको सिखा रहा हूं एनसीईआरटी की जो हैबिट है कि एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए F बनाया, पहले नाम किसका लिया, उसके बाद नाम किसका लिया, बस इतना ही है। डायरेक्शन तो तुम वैसे ही पता करोगे जैसे तुमको सिखाया। तो अब जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स m से n गलत हो गया, अब भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो m है वो आपका टेस्ट है और जो n है वो क्या है, सोर्स है। डायरेक्शन तो हम सोर्स से पता करके बताएंगे आपको। क्लियर ये बात? आप ये गलती नहीं करना। तो समटाइम्स यू हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस कि भाई आपको जो है फोर्स के नोटेशंस मिलेंगे और आप उनका अपना जो है सीक्वेंस समझेंगे। जैसे देखिएगा 1 नंबर चार्ज, 2 नंबर चार्ज, 3 नंबर चार्ज, 4 नंबर चार्ज, 5 नंबर चार्ज, 6 नंबर चार्ज, इतने सारे चार्जेस। ठीक, तो अब हमने लिखा F32, हमने लिखा F36, हमने लिखा F35। अच्छा, एक गुड न्यूज आपको और देते हैं कि आपके सिलेबस में जब सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, जब 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे, तो 2 से ज़्यादा चार्जेस में टेस्ट हमेशा अकेला ही होगा, सोर्स आपके मल्टीपल्स होंगे। सोर्स वाले चार्जेस जो हैं वो कैसे होंगे, एक से ज़्यादा, कभी टेस्ट एक से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे आप देखो F32 यानी 3 वाला क्या है और 2 वाला क्या है। चलो देखते हैं, 3 वाला ये रहा और 2 वाला ये रहा। मान लेते हैं 2 वाला नेगेटिव है, 3 वाला पॉजिटिव है। तो जरा F32 की डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी F32, बोलो
भाई 3 का मतलब है टेस्ट, 2 का मतलब है सोर्स, ये रहा 3 जज हो गया टेस्ट, ये हो गया 2 सोर्स हो गया। सोर्स से पूछा कि क्या कर रहा हो, तो बोला कि भाई अट्रैक्शन कर रहा। आगे F36, तो ये 3 वाला प्लस है, 6 वाला भी मान लो प्लस है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका F36। ठीक, ऐसे F35, तो 5 वाला मान लेते हैं माइनस में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, F35। इसी तरीके से हमने लिखा F34, और ये 4 वाला जो है ये भी प्लस है, तो देखो 4 वाला 3 वाले को क्या करेगा, रिपल्सन देगा। और आगे देखिए F31, मान लेते हैं 1 वाला जो है वो माइनस है, तो ये देखो 1 वाला 3 वाले को क्या करेगा, अट्रैक्शन F31। तो जो ये आपका टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग गए, और सारे के सारे फोर्सेस कौन से, इलेक्ट्रिक वाले। और हमको पता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस होंगे तो हमें सारे फोर्सेस का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। और टोटल निकालने के लिए फंडा क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर का समेशन मेथड। और वेक्टर के समेशन मेथड को ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फंडे को फॉलो करता है। ठीक, मेन जो मेरा पर्पस था कि एनसीईआरटी में कुछ सिचुएशंस में और उसी को कॉपी करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स में आपको ये बड़े काम की चीज़ दिखेगी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर समझ जाइए कि टेस्ट पहले आएगा और सोर्स इसको कभी चेंज नहीं करेंगे, अदर बुक्स में भी कभी चेंज नहीं करेंगे। एनसीईआरटी ने इसको फॉलो कर लिया तो सबके लिए फिर यही है। सपोज करिए कि एक सिचुएशन आई है F B' ये B का फोटो है और ये A का फोटो है। B हमारा प्लस है और A हमारा माइनस है। तो हमने देखा कि भाई FBA में B क्या हो गया, टेस्ट है, A क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, यानी ये हो गया FBA। क्लियर ये बात, पक्का, केवल इस स्टार को कॉपी करें बस। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स चैप्टर में जो थ्योरी का काम था वो कंप्लीट हुआ। यानी इस चैप्टर में हमें पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले मिलते हैं। काम के देखा जाए तो फार्मूले 3 ही है, चौथा वाला भी वेक्टर फॉर्म जो है कभी कभी यूजफुल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नंबर 2 पर रहते हैं, नंबर 2 या नंबर 1 कह लो। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं कूलाम्स लॉ पर। पहली प्रॉब्लम जरा देखिए कौन सी है कि प्रॉब्लम में वी है हिंट अबाउट 2 point charges and their summation या फिर सब्ट्रैक्शन will be given. Then to solve problem, how we proceed? तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 2 point charges are at a distance. 2 point charges are at a distance 1 meter, and force between them is
36 into 10 की पावर -3 न्यूटन and force between them is 36 into 10 की पावर -3 न्यूटन. Full stop. Summation of point charges. Summation of point charges is 10 microcoulomb. Summation of point charges is 10 microcoulomb. Full stop. Find the values of point charges. Find values of point charges. आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में दोनों चार्जेस का क्या दिया है, समेशन. कभी समेशन दिया जाएगा तो कभी इसमें सब्ट्रैक्शन दिया जाएगा. प्रोसीड कैसे करना है, किस बात का ध्यान देना है. देखो भैया, जो आपको बताई जा रही है कॉन्सेप्ट वाली बात, ये देखो समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन जिस यूनिट में दिया जाए, जिस यूनिट में दिया जाए हमें उसी यूनिट में पॉइंट चार्जेस कंसीडर करने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए. यहां पर समेशन किसमें दिया गया, माइक्रोकूलम. तो हमने कहा कि भाई एक पॉइंट चार्ज है x माइक्रोकूलम और दूसरा पॉइंट चार्ज है y माइक्रोकूलम. बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि समेशन तो सेम यूनिट में होगा ना. तो समेशन और सब्ट्रैक्शन जिसमें दिया जाए, कभी नैनो कूलम, तो आप अपने कंसीडर के चार्जेस क्या लेना, नैनो कूलम. बस ये इंपॉर्टेंट बात है. इस समेशन और सब्ट्रैक्शन जिस यूनिट में दिया जाए हमें उसी यूनिट में पॉइंट चार्ज कंसीडर करने चाहिए. आफ्टर इट फॉलो कूलम्स लॉ, और उसके बाद आप कूलम्स लॉ फॉलो करिए, बात बन जाएगी. देखिए मैं फॉलो करता हूँ. क्वेश्चन में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों का समेशन कितना दिया गया है, 10 माइक्रोकूलम. ये 10 हो गया. तो अंडरस्टूड है ना, जब x मैंने माइक्रोकूलम लिया है और y मैंने माइक्रोकूलम लिया है तो रिजल्ट भी किस में रहेगा, माइक्रोकूलम में रहेगा. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर. इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो फार्मूला नंबर सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 बाई r स्क्वायर. अब ये दोनों चार्जेस कहाँ हैं ये तो बताया नहीं, तो एयर में अंडरस्टूड है. तो फोर्स की वैल्यू देखिए SI में न्यूटन है ना, तो न्यूटन यानी SI. तो फोर्स की वैल्यू है 36 into 10 की पावर -3 न्यूटन, और SI में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 10 की पावर 9. Q1 माने चार्ज की वैल्यू SI वाली, SI वाली में तुम्हारा चार्ज क्या है, x माइक्रोकूलम. तो यहाँ पे SI में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x into 10 की पावर -6. और Q2 भी क्या, कूलम में, क्योंकि आपने ये फोर्स किसमें लिया है, SI में. कांस्टेंट भी किसमें लिया है, SI में. चार्जेस भी किसमें, SI में. तो Q2 का मतलब y माइक्रोकूलम में भी है, इसको कूलम बना लो, -6 अपॉन में 1 का स्क्वायर. यहाँ से आएगा 36 into 10 की पावर -3 और 9 into xy into, और ये कितना रहेगा, 12 और 9 -3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. एक्स वाई की वैल्यू क्या हुई, 4. अब आप भी कह सकते हो कि भाई दोनों इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगे. अच्छा, अगर आप क्वाड्रेटिक बनाते हो तो रास्ता लंबा हो जाएगा. क्वाड्रेटिक ना बनाओ उतना आपका समय भी बचेगा. जैसे आपके पास क्या है, x प्लस वाई दिया है, x इंटू वाई दिया है, तो क्या निकालना है, x माइनस वाई निकाल लें. कैसे, अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy. x माइनस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू है 10 स्क्वायर, x वाई की वैल्यू कितनी है, 4. ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 से 16 करो माइनस कितना है, 100 से 16 माइनस कर दीजिए,
84, और 84 अंडर रूट में आएगा तो उसका कुछ क्या स्क्वायर रूट भी आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं, अंडर रूट वैसे मत, मतलब कुछ प्राइम फैक्टर निकालने के बाद बताओ। 84 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर निकालने के बाद बताओ कितना आएगा? 2 अंडर रूट 31, 2 अंडर रूट 21, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आसानी से इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व हो जाए, x भी निकल आएगा और y भी निकल आएगा। और अगर तुमने यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके निकाल के इसमें पुटअप कर दी तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बन जाने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद ये सजेशन नोट कर लीजिए कि व्हाट वी डू व्हेन यू हैव ए 2 पॉइंट चार्जेस प्रॉब्लम में, और क्वेश्चन में कभी उनका समेशन दिया जाएगा तो कभी उनका सब्ट्रैक्शन दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कॉमन सेंस से भी है ये बात इम्पोर्टेंट, कि समेशन और सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट में होता है। तो समेशन अगर पिको कूलम में है तो पर्सनल चार्जेस भी पिको कूलम में कंसीडर करिए, और अगर समेशन सब्ट्रैक्शन नैनो कूलम में है तो नैनो कूलम में कंसीडर करिए। और ये तो पता ही है, एक पिको कूलम, पिको मतलब क्या होता है 10⁻⁻12, नैनो मतलब क्या होता है 10⁻⁹, मिली मतलब क्या होता है 10⁻3। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप करेंगे और बताएंगे मुझे। सॉल्यूशन कॉपी करिए और फिर ये सजेशन भी कॉपी करिए, कई सारी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम आपको बिना डिफरेंशिएशन के करके दिखाते हैं, लेकिन जो मैथमेटिशियन है उस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन से भी करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आने वाला है? प्रॉब्लम में वी है वैल्यू ऑफ चार्ज, नॉट चार्जेस, वैल्यू ऑफ चार्ज, एंड we want to divide this charge in 2 parts under by keeping constant distance between parts such that electric force between parts become maximum। तो वो डिवीजन आपसे डिस्कस करने को कहता है कि वो जो बंटवारा है उसको डिस्कस करो, यानी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम आता है। क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के, एक हिस्सा 1/4 को, दूसरा 3/4 को। चलो एक वैल्यू लेके चलते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास में एक चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम, 10 कूलम वैल्यू है, और इसके 2 हिस्से करने हैं। पहले आप में से किसी को बुलाया हमने, उसने एक हिस्सा किया 9 कूलम, दूसरा किया 1 कूलम, डिस्टेंस रखी R। जो दूसरा कैंडिडेट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन में तो चेंजेस कर लेने हैं, लेकिन डिस्टेंस में चेंजेस नहीं करने हैं। देखो क्या लिखा है प्रॉब्लम में, वी हैव ए वैल्यू ऑफ चार्ज एंड वी वांट टू डिवाइड दिस चार्ज इन 2 पार्ट्स, लेकिन हमें डिवीजन करने की तो छूट है अपने मन से, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रखना, जो एक रख देगा वही सबको रखना। तो 10 कूलम को डिवाइड करने के लिए मैंने किसी दूसरे को बुलाया, उसने एक पार्ट लिया 8 कूलम, दूसरा लिया 2 कूलम। डिस्टेंस कितनी रखी R,
ऐसे किसी को आप फ्रैक्शन में भी करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि फ्रैक्शन में नहीं करा सकते, फ्रैक्शन ले नहीं रहे। फिर हमने किसी तीसरे को बुलाया, उसने डिवीजन किया 6 कूलम और 4 कूलम, और आगे मूव करते हुए 7 कूलम और 3 कूलम। इस डिवीजन करने की छूट है जैसे आप चाहें, बट डिस्टेंस सब लोग एक जैसी रखेंगे, ये बाउंडेशन है। और फिर एक ने डिवीजन किया इक्वल एंड इक्वल। तो कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम हो उस तरीके का डिवीजन करो। तो देखो फोर्स का फार्मूला क्या है, 1/4πε0K Q1Q2/r²। ध्यान दें ये क्या है, कांस्टेंट, डिस्टेंस तो फिक्स रख के चलिए, और ये तो गॉड गिफ्टेड कांस्टेंट है। एसआई में जाओगे तो 9/10⁹, सीजीएस में जाओगे तो 1, और के हमारा भी कांस्टेंट है गिवन सिचुएशंस में, बट Q1 Q2 आपके जो है वो वेरी कर रहा है, यानी एफ प्रोपोर्शनल किसके, Q1 Q2 के। यहाँ पर जरा Q1 Q2 का प्रोडक्ट देखो कितना है, 9 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है, 16 है, यहाँ पर कितना है, 24 है, यहाँ पर कितना है, 21 है, यहाँ पर सबसे रिच है। आप चाहें तो कुछ डिवीजन के वो वाले एग्जाम्पल्स भी ला सकते हैं जिसमें आप डिवीजन पॉइंट में कर दो, पहला 4 10 में 8.2 है तो दूसरा वाला कुछ और हो जाएगा, तब भी आप ट्राई कर दो। सबसे ज्यादा आपको तब मिल रहा होगा जब बंटवारा कैसा होगा, बराबर बराबर। इसी चीज को डिफरेंशिएशन से भी प्रूव कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करना जो मैथ वाले लोग हैं। फिलहाल उसने हमसे पूछा था डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा आंसर आ चुका है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तभी आपको फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ओके, यानी कि ये हमेशा के लिए याद रखने वाली चीज है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में हमें मिलेगी। नोट कर लीजिए। अब अगर आप डिफरेंशिएशन में, जैसे डिफरेंशिएशन की हिंट दे सकते हैं आपको, देखो कैसे, जो लोग डिफरेंशिएशन फॉलो करेंगे, आपने कहा कि सर मान लिया Q चार्ज है, उसका एक टुकड़ा x है, दूसरा कितना हो गया, Q - x। तो x को क्या करें जिससे कि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। तो देखो लिखा F = ये फार्मूला 1/4πε0, और ये पूरा कांस्टेंट है भाई, r भी तो कांस्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट, केवल क्या रह गया, Q1 Q2। ये लीजिए x, F = हो गया कांस्टेंट, चलो छोटा है ले लिया, और Qx - x²। मैथमेटिशियन, अब तुम्हारे सामने ये इक्वेशन बनी, तो x का क्या करें जिससे कि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, dy/dx निकालते थे, उसको क्या करते थे 0। तो आप dy/dx यानी df/dx निकालो, और ये आ जाएगा Q - 2x। फिर जो dy/dx हम निकालते थे उसको कर देते थे 0, यहाँ पर वो df/dx, ये आ गया a Q - 2x = 0, यहाँ से x बराबर क्या आ गया, Q है। फिर क्या करते थे, सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, तो सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx निकालते थे, और जब d2y/dx निकालोगे तो कितना है, -2। अब जो x की वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में रखते, अगर यहाँ पे x होता है, फिलहाल तो x गायब नहीं हो गया है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो इस x पर हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो इस x पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम। फिलहाल यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, x बराबर Q/2 आ गया, यानी कि बंटवारा कैसा होना चाहिए। ये केवल उनके लिए है जो मैथमेटिशियन है, अदरवाइज लोकल तरीके से आपको करके दिखा दिए। जब बंटवारा बराबर बराबर होता है तो टुकड़ों के बीच में, पार्ट्स के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है।